Hello everyone, a beautiful good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 23rd एंड 24th ऑफ फेब के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। 2 दिन की करेंट अफेयर्स हैं तो हो सकता है सेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन आज हमें बहुत कुछ डिस्कस करना है। हमें लेंसेट रिपोर्ट की स्टडी करनी है जहां पे बताया गया है कि हमारे देश में सुसाइड रेट डिक्लाइन हुआ है। आज हमें बात करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। इसके अलावा काफी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन न्यूज में है। हमें राजस्थान का बजट भी आज डिस्कस करना है, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में रिवीजन क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है जी? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हमारे ये जो डेली करंट अफेयर्स है मॉर्निंग 9 AM पर होते हैं और आपके आने वाले हर एक वनडे एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सरकारी भर्तियों के एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आप लोग ने लिंक को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे और पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो आज है 24 फरवरी और आज हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सेंट्रल एक्साइज डे। अब ये जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। ब्रिटिश एरा में इसका फॉर्मेशन 1855 1885 में हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 में पास किया और इसी दिन को याद करने के लिए हर साल 24 फरवरी को हम सेंट्रल एक्साइज डे मनाते हैं। इस साल सेंट्रल एक्साइज डे की थीम क्या है? स्ट्रीमलाइनिंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ वाइब्रेंट इकोनॉमी आपको थीम देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेगमेंट पे हम बात करेंगे। काफी सारे पर्सन है न्यूज में, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ऑबिचुरीज हैं, बुक्स लॉन्च हुई हैं, एटसेट्रा। सारी बातें एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी के बारे में। अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी। यहाँ पर मेंशन है कि ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 2 बने हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम है डॉक्टर पीके मिश्रा। और सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा आरबीआई के गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ये हमारे देश के 25th नंबर के आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। ठीक है। इन्हें 2018 में आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था और उसके बाद इनके टेन्योर को 3 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया था 2021 में। इन्होंने ही हमारे देश में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने का काम किया था 2017 में। और कोविड 19 पैंडेमिक के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ये हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी थे। इसके अलावा ये G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 कौन बन चुका है? आंसर हो जाएगा फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। क्लियर? चलिए अगला पर्सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पर्सन का नाम है कश्यप पटेल, जिनको शॉर्ट में कैश पटेल कहा जाता है। ये 9th नंबर के डायरेक्टर बन गए हैं एफबीआई के। ठीक है। एफबीआई के 9th नंबर के डायरेक्टर कौन बने हैं? कैश पटेल बने हैं और इन्होंने क्रिस्टोफर रे को सक्सीड करने का काम किया है। अब एफबीआई के डायरेक्टर कैसे बनते हैं? तो यहाँ यूएसए के जो प्रेसिडेंट होते हैं, यूएसए के 47th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। तो प्रेसिडेंट एफबीआई के डायरेक्टर का नाम नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन होने के बाद ये बिल कहां पर जाता है? सीनेट में जाता है। और सीनेट में बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होता है और उसके बाद एफबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो कैश पटेल है, इनका टेन्योर आपका 10 इयर्स का होगा, 10 सालों का होगा। मतलब इनका टेन्योर 2035 2035 तक रहने वाला है। क्लियर है इतनी चीजें? इनिशियली जब एफबीआई का फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं थी, कोई भी व्यक्ति कितने सालों तक भी एफबीआई का डायरेक्टर बन सकता था। तो जो एफबीआई के डायरेक्टर थे, जिनका नाम है जे इडगर हूवर, ये एफबीआई के 48 इयर्स तक डायरेक्टर थे, 1924 से 1972 तक। और फिर हमें जरूरत समझ में आई कि हमें इस बिल को अमेंड करना चाहिए, इसलिए एफबीआई डायरेक्टर के टेन्योर को अमेंड किया गया और टेन्योर 10 ईयर का कर दिया गया। 10 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये टिल 2035 तक काम करेंगे। हाँ, जरूरत पड़ने पर जो प्रेसिडेंट होते हैं यूएसए के, वो एफबीआई के डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ग्रहण करने का काम किया है। अगर हम बात करें एफबीआई के बारे में, एफबीआई का मतलब होता है फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई का फॉर्मेशन 1908 में किया गया था। ठीक है। उस समय यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी जनरल चार्ल्स बोनापार्ट थे, जिन्होंने एफबीआई का फॉर्मेशन किया था। एफबीआई एक
इन्वेस्टिगेशन आर्म है जो कि इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है अंडर द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट, और इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एफबीआई क्या है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है पंकज आडवाणी। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने पंकज आडवाणी पे डिस्कशन किया था, और हम सभी को पता है हमारे देश के एक स्नूकर एंड बिलियार्ड प्लेयर हैं पंकज आडवाणी। रिसेंटली 2025 एशियन स्नूकर टाइटल हुआ था, कहां पर ये टूर्नामेंट हुआ था? कतार में, दोहा में। और मेन सिंगल का टाइटल पंकज आडवाणी ने जीता है, और इन्होंने ईरान के आमिर सरकोश को डिफीट करने का काम किया है। ये पंकज आडवाणी का ये 14th नंबर का टाइटल आपको देखने को मिल जाएगा एशियन स्नूकर एंड बिलियर्ड इवेंट में। क्लियर? कहां पर हुआ टूर्नामेंट? दोहा, कतार में हुआ है। चलिए नेक्स्ट है फोर्ब्स 10 टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन। तो फोर्ब्स ने वर्ल्ड की जो टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन्स हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश किया है। इस लिस्ट में एक नाम आपको इंडिया का भी देखने को मिल जाएगा जिनका नाम है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल इंडिया की रिचेस्ट वीमेन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लोबली ये 7th पोजीशन पे देखने को मिल जाएंगी। तो फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में 7th पोजीशन पे सावित्री जिंदल का नाम है, जो कि वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट वीमेन्स की लिस्ट में से एक है। अगर हम टॉप 3 पर्सन के बारे में बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आती है एलिस वॉल्टन, जो कि वॉलमार्ट कंपनी से संबंधित है। अगला नाम आता है बेटिन कोट मेयर का, लॉरियल पैलेस से बिलोंग करती हैं। और जूलिया कोच, कोच फैमिली से या कोच इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नीता अंबानी ऑनर्ड विद गवर्नर ऑफ मैसाचुसेट साइटेशन। तो मैसाचुसेट साइटेशन या मैसाचुसेट गवर्नर का जो एक ऑनर, एक सम्मान है, वो साइटेशन किसे मिला है? नीता अंबानी को मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने कई सारे फिलंथ्रॉपी वर्क, मतलब आपके परोपकारी काम किए हैं एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ केयर के सेक्टर में, इसलिए इन्हें ये साइटेशन दिया गया है। अगर हम नीता अंबानी के मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इन्होंने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को ओपन किया। एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल है, रिलायंस फाउंडेशन है। इसके अलावा नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट नाम आता है सलीला पांडे का, और सलीला पांडे को एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है एसबीआई कार्ड का। ये 1 अप्रैल से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 से एमडी एंड सीईओ एसबीआई कार्ड की कौन हो जाएंगी? सलीला पांडे होंगी। इनका टेन्योर 2 इयर्स के लिए होगा, और इन्होंने सक्सीड किया है अभिजीत चक्रवर्ती को। फिलहाल में सलीला पांडे चीफ जनरल मैनेजर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, मतलब एसबीआई में। अब यहाँ पे रिसेंटली कुछ बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम यहाँ पर है वो पहला ही नाम है अशोक चंद्र का, जिन्हें पंजाब नेशनल बैंक का सीईओ अपॉइंट किया गया है। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है विश्वा राजकुमार। ये 20 साल के हैं विश्वा राजकुमार, और रिसेंटली इन्होंने ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप जीती है। बेसिकली क्या किया गया है, इन्होंने 13.5 सेकेंड में 18 डिजिट को याद रखा। मतलब इनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, चीजों को याद रखने की जो क्षमता है, इसके कारण इन्हें ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। नाम क्या हो जाएगा? विश्वा राजकुमार आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अगली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है नमिता गोखले, और नमिता गोखले की एक नई बुक रिलीज हो रही है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। तो इन्होंने लव, लस्ट, फेथ, डेथ, ऐसे कई सारे टॉपिक पे 15 स्टोरी का कलेक्शन लिखा है जिसका नाम है लाइफ ऑन मार्स। और ये बुक किसकी है? नमिता गोखले की पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगले पर्सन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विद डिसेबिलिटी क्लियर फॉर आईएसएस मिशन। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन है उसमें क्वालिफाई होने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं यहाँ पर, जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। जॉन मैकफॉल इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली शुरू से ये डिसेबल्ड नहीं थे, इनका एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद इनके जो पैर है, जिनका लेग है, वो काटना पड़ गया। तो आप देख सकते हैं इनका जो लेग है वो प्रोस्थेटिक लेग आपको देखने को मिल जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी से ये बिलोंग करते हैं और एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट है, और फॉर्मर पैरा ओलंपियन रह चुके हैं।
और इन्हें क्वालिफाई किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए। और ये पहले एस्ट्रोनॉट है विद डिसेबिलिटी जिनको आईएसएस मिशन के लिए अप्रूव किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, ये पैरा ओलंपिक से संबंधित रहे हैं। इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 10 मीटर रेसिंग में 2008 के बीजिंग पैरा ओलंपिक गेम में। लास्ट पर्सन जिनके बारे में हमें बात करनी है, आप लोगों ने कभी ना कभी या सुना तो होगा, अगर खाया नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों ने न्यूटेला के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो न्यूटेला के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को रिबेला। ही पास्ड अवे रिसेंटली। ये वर्ल्ड फेमस हेजलनट कोका स्प्रेड न्यूटेला के लिए जाने जाते थे, फाउंडर थे इस कंपनी के, और इनका निधन यहाँ पर हो गया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो इस 2 दिनों में 23 और 24 फरवरी को न्यूज में थे। हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि 23 को संडे था। संडे को डेली करंट अफेयर्स तो नहीं हुआ था, लेकिन हमने वीकली करंट अफेयर डिस्कस किए थे। हमने पहले तो डिस्कशन किया था 16 से लेकर 22 तक जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपको सिखाए हैं उन पर बेस्ड 80 क्वेश्चंस हमने देखे थे, और पूरे वीक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किया था, जिसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। इस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। इसके अलावा फरवरी मंथ का वीक 3 का बैंकिंग करंट अफेयर्स, मतलब 16 से लेकर 22 तक का बैंकिंग करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस किया है, जिसमें बैंकिंग जो भी इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि एटीएम, जब हम एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसकी लिमिट को इंक्रीज किया जा रहा है, वो सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की, और इसका पीडीएफ भी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ ही साथ जनवरी मंथ के कंपाइलेशन चल रहे हैं, मंथली कंपाइलेशन। अभी तक अपॉइंटमेंट, मिलिट्री एक्सरसाइज, डिफेंस, साइंस टेक, गवर्नमेंट स्कीम्स, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स मैंने कवर करा दिए हैं। आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और इनकी पीडीएफ अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ मैगजीन, तो आप मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं वंस अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैगजीन आपको मिल जाएगी, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम अब यहाँ पर कुछ राज्यों के बारे में, राज्यों की स्कीम्स के बारे में। तो झारखंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली 1 ईयर के लिए गुटखा और पान मसाला को बैन किया है। तो झारखंड गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ 1 ईयर provision on the sale, production, storage and distribution of गुटखा and पान मसाला थ्रू आउट द स्टेट। पूरे राज्य में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है और गुटखा और पान मसाला को 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। क्यों किया है? यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश होम टू द हाईएस्ट नंबर ऑफ बल्चर इन द कंट्री। अब हमारे देश में फेज 1 कंक्लूड हुआ है बल्चर की काउंटिंग का, और फेज 2 अभी स्टार्ट होना है, अप्रैल मंथ में फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। सो फेज 1 में सबसे ज्यादा जो वल्चर आइडेंटिफाई हुए हैं वो मध्य प्रदेश में हुए हैं। सो मध्य प्रदेश हैज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर पॉपुलेशन इन द कंट्री। पहला फेज कंक्लूड हुआ है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि मध्य प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ वल्चर हैं वो 12,981 वल्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो सेकेंड फेज है वल्चर काउंटिंग की वो 29 अप्रैल 2025 से 29 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी। सेंसस कहाँ पर कंडक्ट की गई? हमारे देश में जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, फॉरेस्ट एरिया है, नेशनल पार्क है, वहां पर सेंसस को किया गया। और इस सेंसस को सिंस 2016 से कंडक्ट कराया जा रहा है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे छोटी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है कि पूरे वर्ल्ड में 23 टाइप ऑफ वल्चर्स स्पीसीज पाई जाती हैं, जिनमें से 9 स्पीसीज आपको भारत में देखने को मिल जाएंगी, और मध्य प्रदेश में 7 स्पीसीज है वल्चर की। ठीक है, अब वल्चर जो है वो लगातार इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन होने का रीजन है कि जो हमारे कैटल्स होते हैं, कैटल्स को एक पेन किलर दी जाती है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक। ठीक है, डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है। तो जब वो कैटल मर जाते हैं और उनको खाने का काम कौन करते हैं? बल्चर करते हैं। तो बल्चर की बॉडी में ये जो केमिकल है वो पहुंच जाता है, और बल्चर की किडनी फेलियर के कारण डेथ हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डाइक्लोफेनेक के यूज पे प्रतिबंध लगाया है, बैन लगाया है 2006 में, क्योंकि कैटल पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है एशिया एंड पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट।
तो यहाँ पर एशिया एंड पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 15 आपके 17 गोल्स हैं जिनको 2030 तक अचीव करना है, तो यहाँ पे कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं और किस तरीके से हम क्या 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस पर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है और एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम यूएन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बातें बोली गई हैं, तो सबसे पहली बात बोली गई है प्रोग्रेस के बारे में। इसमें कहा है कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है जिसमें हमें पॉवर्टी गरीबी को हटाना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है जीरो हंगर, मतलब हमें भुखमरी को खत्म करना है। तो गरीबी और भुखमरी को हमें रिड्यूस करना है, तो हम इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और हमने इसमें अचीवमेंट हासिल किया है। नेक्स्ट है गोल नंबर 9 जो लिखता है सपोर्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और गोल नंबर 16 जो कि आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित है। इस पे भी हमने ग्रोथ को इंडिकेट किया है, हम इस डायरेक्शन में भी गोल कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 और डिसेंट वर्क गोल नंबर 8। अभी भी ये चैलेंज बना हुआ है, अभी हमें इस डायरेक्शन में और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट कंसर्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है गोल नंबर 13 जिसका नाम है क्लाइमेट एक्शन। क्लियर, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में लिखी गई हैं। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट है कि आपके 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला काम होता है गरीबी को खत्म करना। ठीक है, हम पहले गरीबी को खत्म करेंगे। जब गरीबी खत्म होगी तो गरीबी तभी खत्म होगी जब लोगों के पास 2 वक्त का खाना होगा, मतलब हमें हंगर भुखमरी को खत्म करना होगा। तो हमने गरीबी खत्म कर ली, भुखमरी खत्म कर ली। तो जब भुखमरी खत्म होगी तो लोग अच्छे से रहेंगे, लोगों का हेल्थ अच्छा होगा, तो हम हेल्थ और वेल बींग पे काम कर पाएंगे। अब हेल्थ और वेल बींग हो गया, अब हम पढ़ाई की तरफ बात करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन पे जब हम पहुंचे तो हमको लगा कि यार महिलाओं को भी तो एजुकेशन देना चाहिए, तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी के बारे में। अब हम जेंडर इक्वलिटी के बारे में पहुंच चुके हैं, महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सैनिटेशन के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। क्लीन वाटर तो होना चाहिए। तो ये आपके सस्टेनेबल गोल हो गए 6 तक। पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बींग, फोर्थ नंबर पे क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ नंबर पे जेंडर जेंडर इक्वलिटी, सिक्स नंबर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो गरीबी हटेगी भुखमरी खत्म करके, उसके कारण लोग अच्छे से रहेंगे, वेल बींग के लिए काम करेंगे, फिर एजुकेशन पे जाएंगे, फिर जेंडर इक्वलिटी पे फोकस करेंगे, क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे काम करेंगे। सातवां देखेंगे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमी ग्रोथ गोल नंबर 8, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गोल नंबर 9, रिड्यूस इनइक्वालिटी गोल नंबर 10, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज गोल नंबर 11, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन गोल नंबर 12, क्लाइमेट एक्शन मोस्ट कंसर्न जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। लाइफ बिलो वाटर 14 नंबर का गोल है, लाइफ ऑन लैंड 15th नंबर का, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन गोल नंबर 16 है, और 17th नंबर पे पार्टनरशिप फॉर गोल। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स पता होना चाहिए जहां से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको कंप्लीट 17 गोल्स की लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, आप एक दो बार पढ़िए, ट्रिक बनाइए और याद कीजिए। ना बात करते हैं, गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जी सफल प्रोग्राम टू अपलिफ्ट 50,000 अंडर प्रिविलेज वीमेन। तो यहाँ पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है जी सफल। जी सफल का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिली फॉर ऑग्यूमेंटिंग लाइवलीहुड। इसमें काम क्या है, जो अंत्योदय फैमिली है, जो अंडर प्रिविलेज वीमेन है, 50,000 वीमेन, उनको अपलिफ्ट करना है। अपलिफ्ट करने के लिए आप उनको स्किल प्रोवाइड करोगे, आप उनको इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाओगे। ये जो प्रोग्राम है वो 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में इंप्लीमेंट किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में, और इसे इंप्लीमेंट करने का काम गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम मोदी टू इनॉग्रेट फर्स्ट एडिशन ऑफ सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव। यहाँ पर देखेंगे पहला एडिशन सोल, सोल का मतलब है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप, कॉन्क्लेव हुई है 22 से लेकर 21 से लेकर 22 फेब के बीच में। इसमें हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, जो हमारे चीफ गेस्ट थे, वो थे भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेयरिंग तोब्गे। ठीक है, शेयरिंग तोब्गे आपको भूटान के प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर थे आपके सोल मतलब स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप के। और इसकी पहली कॉन्क्लेव भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है। इसको इनॉग्रेट करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। यहाँ पर अलग अलग ये 2 दिन की कॉन्क्लेव थी, और इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग फील्ड के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, आर्ट, मीडिया,
एटसेट्रा, वो सभी लोग यहाँ पर आए थे और कई सारे एस्पेक्ट्स पर डिस्कशन किए गए हैं। ठीक है, अभी काफ़ी कुछ डिस्कशन के लिए है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो हमने लास्ट क्लास में करंट अफेयर्स पढ़े थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे-आगे पढ़ते जा रहे हैं और पीछे-पीछे भूलते जा रहे हैं। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन का सबसे अच्छा सोर्स होता है कि आप वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू करो। तो आइए हम देखते हैं 22nd ऑफ फेब के करंट अफेयर्स के रिकैप को। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कास्ट एंड इनकम रिस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट किया है, रिमूव किया है फॉर फ्री कोचिंग अंडर द पीएम केयर। इंडिया सेकंड नंबर की कंट्री बन गई जिसने ईपीएल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस, लॉन्च किया है पायलट के लिए आफ्टर द चाइना। इंडिया ने एज्यूम की है चेयरमैनशिप ऑफ बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और बांग्लादेश से इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है। 15 फाइनेंस कमीशन ने बिहार को, सिक्किम को, हरियाणा को रूरल डेवलपमेंट के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूट को ग्रांट देने का काम किया है। गोवा शिपयार्ड ने अपना फास्ट पेट्रोल वेसल अनवील करने का काम किया था नेवडेक्स में, जो कि एक कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी, आबू धाबी में। फिर बंगाल लीड कर रहा है इंडिया में इन द वर्ल्ड काउंट फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। फिर पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको केरला राज्य में देखने को मिलेगी, जहां पे रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है बाय द पेरियार टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर हमने बात की थी माउंट दुकोनो के बारे में, जो इंडोनेशिया में है, एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें रिसेंटली इरप्शन देखा गया। फिर इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है मूडीज ने 6.4% और एसबीआई ने फोरकास्ट की है 6.3%। फिर भारत टैक्स के बारे में हमने बात की थी और यहाँ पे बोला है हमारा टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट है वो हम ट्रिपल कर देंगे। अभी 3 लाख करोड़ है, इसको हम 9 लाख करोड़ रुपीस कर देंगे, हमारा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है 2030 तक। यहाँ पे भारत टैक्स में ये बातें कही गई। रोहित शर्मा सेकेंड फास्टेस्ट पर्सन बन गए हैं जिन्होंने 11,000 रन स्कोर किए हैं, ओडीआई रन। और फर्स्ट नंबर पे विराट कोहली है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को लॉन्च किया जिसका नाम है मेजोरेना 1। और आसाम की पूर्णिमा देवी वर्मन है जिनको वीमेन ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द टाइम्स मैगजीन। क्लियर, ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कशन की थी। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे केशव कुंज के बारे में। केशव कुंज क्या है? तो केशव कुंज आरएसएस का नया ऑफिस है, नई बिल्डिंग है जिसको न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया ऑफिस बिल्डिंग है, नई दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ है। 12 स्टोरी का बिल्डिंग है जिसका नाम है केशव कुंज और लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में इसे तैयार किया गया है 150 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो 150 करोड़ रुपए में केशव कुंज को तैयार किया गया है, इसमें पूरा पैसा पब्लिक के डोनेशन से आया है। ठीक है, इस बिल्डिंग में मतलब इस प्रमाइसेस में केशव कुंज में 3 टावर हैं, साधना, प्रेरणा एंड अर्चना। तो 3 टावर्स आपको देखने को मिलेंगे। साधना जो टावर है वो डेडिकेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए। प्रेरणा जो टावर है वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है और अर्चना जो टावर है वो भी रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जो कि संघ के मेंबर को लिविंग स्पेस प्रोवाइड करता है। प्रेरणा और अर्चना ये जो 2 टावर्स हैं इनके बीच में एक स्टैच्यू बनाया गया है आरएसएस के फाउंडर जिनका नाम है केशव बलीराम हेडगेवर। इनका स्टैच्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हेडक्वार्टर में 3 ऑडिटोरियम भी हैं और ये ऑडिटोरियम की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो 1300 पीपल की है। उनमें से एक ऑडिटोरियम का नाम अशोक सिंघल है जो कि फॉर्मर विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इस तरीके से केस ऑफ कुंज को बनाया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया है मॉरिशियस ने। मॉरिशियस का नेशनल डे सेलिब्रेशन में जो गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज सेट टू विजिट मॉरिशियस नेक्स्ट मंथ कब, 12 मार्च को, टू पार्टिसिपेट एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द कंट्रीज नेशनल डे सेलिब्रेशन। ये अनाउंसमेंट मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर नवीन राम गुलाम ने की है। ठीक है, 12 मार्च को मॉरिशियस का स्टेटहुड डे या फिर मॉरिशियस का हम नेशनल डे सेलिब्रेट करेंगे। मॉरिशियस को इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल से 1968 में मिली थी। लास्ट ईयर मतलब 2023 की अगर बात करते हैं तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया था मॉरिशियस के नेशनल डे में एज अ चीफ गेस्ट और इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है जल थल रक्षा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज। तो जल थल रक्षा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की थी इंडियन आर्मी ने। कहां पर, बेट द्वारिका गुजरात में, जिसमें 11 इन्फेंट्री डिवीजन अहमदाबाद और 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड जामनगर ने पार्टिसिपेट किया था विथ मरीन पुलिस। कहां पर, बेट द्वारिका गुजरात में।
नेक्स्ट है नागालैंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज विथ स्कॉच अवार्ड। अब नागालैंड का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। इनको इनको स्कॉच अवार्ड दिया गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। इन्होंने कई सारे प्लांटेशन किए हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इम्प्रूव किया है, इनकम जनरेशन करने में कम्युनिटी की हेल्प की है। ठीक है, 2017 से 2027 तक का मतलब 10 इयर्स का ये प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। और इस अवार्ड को रिसीव करने का काम एंगो कोनियक ने किया है, जो कि डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के। नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश दुलारी कन्या स्कीम। तो दुलारी कन्या स्कीम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश स्टेट की गवर्नमेंट स्कीम है। और यहाँ पे जब किसी लड़की का जन्म होता है, वो भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, तो उसको फिक्स डिपॉजिट या एफडी प्रोवाइड की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द दुलारी कन्या स्कीम। फिलहाल में न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट कराया जाता था उसके वैल्यू को बढ़ा दिया गया है। पहले 20,000 रुपए का एफडी होता था, अब उसको बढ़ाकर 30,000 रुपीज किया जा रहा है। तो स्टेट कैबिनेट हैज रिवैम्प्ड द दुलारी कन्या स्कीम and increasing the financial support for girl born in the institutional delivery। ठीक है, जब लड़की बड़ी हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तब उसको ये एफडी दी जाएगी। तो फिक्स डिपॉजिट जो है वो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपीज कर दिया गया है। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। बेसिकली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है फीमेल एजुकेशन पे। जैसे ही लड़की 11th क्लास में एनरोलमेंट होगी तो उसका यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 20,000 रुपए यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका पर्पस है एक तो जेंडर प्रेफरेंस देना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना और गर्ल्स एजुकेशन को इनकरेज करना। इसलिए दुलारी कन्या स्कीम को अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे खजुराहो डांस फेस्टिवल। हम सभी को पता है खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है और अभी चल रहा है 20 से लेकर 26 ऑफ फेब के बीच में। इसमें क्या हुआ है, 139 आर्टिस्ट ने साथ में मिलकर क्लासिकल डांस को परफॉर्म किया। अलग अलग डांस फॉर्म भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनी एटसेट्रा। और 139 आर्टिस्ट ने 24 घंटे 24 आवर्स एंड 9 मिनट्स अलग अलग क्लासिकल डांस को परफॉर्म करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बताया है, क्योंकि अभी तक 24 घंटे तक किसी ने भी कंटिन्यूसली क्लासिकल डांस नहीं किया। तो क्लासिकल डांस मैराथन के कारण खजुराहो डांस फेस्टिवल में 139 आर्टिस्ट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना लिया है। और ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेशन है, ये रिसीव किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस सर्टिफिकेट को रिसीव किया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे लेंसेट की रिपोर्ट के बारे में। तो लेंसेट ने रिसेंटली एक स्टडी की है और अपनी स्टडी को पब्लिश किया है। ये जो स्टडी है वो बेस्ड है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर स्टडी पर हाइलाइट्स है। इसमें कहा गया है कि इंडिया में जो सुसाइड रेट है वो 30% ड्रॉप हुई है फ्रॉम 1990 टू 2021। 1990 से 2021 के बीच में भारत में 30% सुसाइड रेट में डिक्लाइन हुआ है, कमी आई है। इस स्टडी के अकॉर्डिंगली 1% डाई बाय द सुसाइड एवरी 43 सेकेंड्स ऑन एवरेज। मतलब हर एक 43 सेकेंड में, जितनी देर में आप ये न्यूज पढ़ रहे होंगे उतनी देर में कोई एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा होगा। तो 1% डाई बाय द सुसाइड एवरी 43 सेकेंड, ऐसा इस स्टडी में रिवील किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि स्पेशली जो गर्ल्स सुसाइड रेट है या फीमेल में जो सुसाइड रेट है वो स्पेशली ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले सुसाइड रेट। तो 1990 में 1990 में 18.9 पर लैख पॉपुलेशन पे सुसाइड होता था और यहाँ पे 2021 में 13 पर लैख पॉपुलेशन पे सुसाइड आपको देखने को मिलता है। फीमेल में जो सुसाइड रेट है वो डिक्लाइन हुआ है 16.8%, 16.8 पर लैख से ये ड्रॉप होकर 10.3 पर लैख हो चुका है। वहीं मेल में बात करें तो मेल में भी सुसाइड रेट ड्रॉप हुआ है 20.9 पर लैख से ये डिक्रीज हुआ है 15.7 पर लैख। यहाँ पे जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है वो आपकी एडुकेटेड वीमेंस है, जिनमें हाईएस्ट सुसाइड देखा गया है। मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो फैमिली प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं। हमने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को भी लॉन्च किया था 2022 में, जिसके अकॉर्डिंगली हमें जो सुसाइड मॉर्टलिटी रेट है वो रिड्यूस करना है 10% बाय द 2030। तो ये सारी बातें लेंसेट रिपोर्ट में पब्लिश की गई हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ने अनवील किया है फर्स्ट ग्रीन बजट। ग्रीन बजट का ये मतलब नहीं कि ग्रीन बही खाता है, ग्रीन कलर की साड़ी पहन के लॉन्च कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रीन बजट का ये मतलब है काफी सारे इनिशिएटिव है जो ग्रीन इनिशिएटिव है, जो सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सपोर्ट करते हैं। तो राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी, इन्होंने
राजस्थान का पहला ग्रीन बजट अनवील किया है 25-26 का, और राजस्थान के लिए जो टोटल बजट अलॉटमेंट है वो 5.37 लाख करोड़ रुपीस है। इसमें स्पेशली जो की फैक्टर्स है, की एरियाज है जहां पे बजट का अलॉटमेंट किया जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर, हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान गवर्नमेंट का प्लान है कि हमें 2.75 लाख जॉब्स को क्रिएट करना है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ पे ग्रीन इनिशिएटिव कौन कौन से, तो सबसे पहली बात कैपेक्स या जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर के लिए आपकी कैपेक्स के लिए जो बजट है वो 27,854 करोड़ रुपीस है। क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान को बनाया जाएगा, 2030 तक इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज सेटअप किया जाएगा 150 करोड़ रुपीस में, और राज्य में 10 करोड़ ट्रीज को लगाया जाएगा, मतलब ट्री प्लांटेशन किया जाएगा। 2.5 लाख फार्मर को सब्सिडी दी जाएगी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा, जिसके लिए 2700 करोड़ रुपए का बजट है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम एंड व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करेगा। वेस्ट टू वेल्थ पार्क को हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बनाया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जाएगी, 250 करोड़ रुपीस दिया गया है। ग्रीन अरावली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी 250 करोड़ रुपीस दिया गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट। सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन है उसमें भी 1250 रुपीज पर मंथ सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी। 350 करोड़ रुपीस गिग वर्कर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किए जाएंगे। 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे फॉर आर्टिफिशियल लिम्ब। 35,000 स्कूटर गर्ल्स चिल्ड्रन को दी जाएंगी, गर्ल्स स्टूडेंट को दी जाएंगी। और जो मिल्क दिया जाता है 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी में, उसको भी 3 to 5 डेज अभी इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन मिल्क यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। राजस्थान एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2025 को लॉन्च कर रहा है। विवेकानंद रोजगार सहायक कोष बनाया जाएगा 500 करोड़ फंड के साथ जॉब सीकर्स के लिए, और 1500 न्यू स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है राजस्थान के बजट को लेकर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बात की गई है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना के लिए 9300 करोड़ रुपए का बजट है। आपका जो ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए 1250 करोड़ रुपए का बजट है। सोलर पंप के लिए 900 करोड़ रुपीस, और जो पीएम किसान सम्मान निधि है उसको इंक्रीज करके 9000 रुपीस पर ईयर कर दिया जाएगा। 6000 से बढ़ाकर 9000 रुपए पर ईयर कर दिया जाएगा पीएम किसान सम्मान निधि बाय द राजस्थान गवर्नमेंट। और 150 रुपी पर क्विंटल एमएसपी बोनस मिलेगा गेहूं पर, वीट पर। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी बजट अनाउंस किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। क्लियर है? तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 और 24 फरवरी के। आइए अब हम कुछ और करंट अफेयर्स देखेंगे, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। पहला है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल फॉर पायलट। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहली कंट्री है चाइना, और सेकेंड नंबर की कंट्री आपको इंडिया देखने को मिल जाएगी। ठीक है। Who has been appointed as a managing director of SBI कार्ड? SBI कार्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर 1 अप्रैल 2025 से कौन बन रही है? आंसर हो जाएगा सलीला पांडे, ऑप्शन नंबर सी। Which organization released the Asia and Pacific Sustainable Development Goal Progress Report? तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम किया है। मोस्ट कंसर्न है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 विच इज क्लाइमेट चेंज। द दुलारी कन्या स्कीम हैज बीन रिवैम्प्ड टू इंक्रीज द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द गर्ल बॉर्न थ्रू द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को कितना कर दिया गया है? तो 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। Who hold the record as the fastest Indian bowler to reach 200 wicket in the ODI? तो फास्टेस्ट इंडियन बॉलर जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी से विकेट लिए हैं 200 विकेट ओडीआई में, वो कौन है? मोहम्मद सामी आपको देखने को मिल जाएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक लाइफ ऑन मार्स? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड इन द टाइम मैगजीन वीमेन ऑफ द ईयर? तो वीमेन ऑफ द ईयर कौन है? असम की पूर्णिमा देवी वर्मन आपको मिल जाएंगी, ऑप्शन नंबर बी। Which country is the host of 34 ITTF ATTU Asian Cup टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो ये होस्ट कर रहा है चाइना। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के द्वारा एशियन टेबल टेनिस यूनियन एशिया कप 34th एडिशन 19 से लेकर 23rd ऑफ फेब के बीच में कहां पर हुआ है? चाइना में हुआ है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन, सारी बातें समझ में आई होगी। स्टिल अगर करंट अफेयर्स में कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नए करंट अफेयर्स के साथ नई क्लास में करेंगे, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, पीडीएफ आपको पूजा जन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और लाइक बटन पे क्लिक कर देंगे।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर है जी, बाय बाय।